जा रहा है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र दे रखे हैं और एक तरफ आपके सामने इनके आधुनिक नाम दे रखे हैं, आधुनिक जिले। आपको मिलान करना है। सबसे पहले है आपके अनंत गोचर, स्वर्णगिरी, कांठल या अर्बुद। देखिए, अर्बुद कह सकते हैं या फिर आप कहेंगे सर अर्बुद प्रदेश, अर्बुद प्रदेश या फिर आबू प्रदेश। ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है, ये वर्तमान जिस जिले का भाग है वो जिला है आपके कौन सा? सिरोही। कांठल, देखिए ये जो कांठल है, ये कांठल जिस जिले का प्राचीन नाम है वो जिला है आपके कौन सा? प्रतापगढ़। आप सब जानते हैं कि प्रतापगढ़ जो है वो हमारे राजस्थान का कौन सा जिला है? 33वां जिला। अच्छा, 33वां ये जो जिला है ये कब बना? तो आप कहेंगे सर 26 जनवरी 2008, 26 जनवरी 2008 को। ये है आपके सामने स्वर्णगिरी। देखिए, दो शब्द आते हैं आपके सामने, एक तो है आपके सामने स्वर्णगिरी, या फिर आ जाए कहीं कोई दिक्कत है नहीं, स्वर्णगिरी, ये तो एक ही शब्द है। लेकिन ध्यान रखेंगे आप, यदि पीछे आ जाए स्वर्ण नगरी, ये तो दोनों एक ही शब्द है, से सु कुछ नहीं है ना। स्वर्णगिरी कह सकते हैं या इसे आप स्वर्णगिरी कहते हैं। एक शब्द है स्वर्ण नगरी। स्वर्ण नगरी आप जिसे कहते हैं, याद रखिएगा, वो तो है आपके जैसलमेर। और स्वर्ण नगरी जैसलमेर, स्वर्णगिरी या स्वर्णगिरी याद रखिएगा जालोर, जालोर दुर्ग जिसे आप कहते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। अंत गोचर जो है आप कहेंगे सर ये है शिखर, क्योंकि आप सब जानते हैं कि शेखावटी के अंदर, याद रखिएगा, जो पशु चारागाह क्षेत्र होता है उसे आप कहते हैं बीड़। क्या कहते हैं? ये भी एक शब्दावली के रूप में आप जरूर याद रखेंगे, बीड़। ठीक है, तो यहां पर जो पूछा गया कि राजस्थान के एक तरफ प्राचीन क्षेत्र है और एक तरफ आधुनिक जिले हैं, आपको मिलान करना था कि प्राचीन क्षेत्र का आधुनिक जिलों से। मेरे हिसाब से आपके सामने क्लियर है। इसका हो गया आपके शिखर, स्वर्णगिरी का हो गया है जालोर, कांठल का हो गया है प्रतापगढ़ और अर्बुद प्रदेश का हो गया है सिरोही। यानी पहले के अंदर 4 है, पहले के अंदर 4 है और किसी में नहीं है, बस इससे आगे नहीं बढ़ना है। एग्जाम हॉल में इसी प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है। मिल गया कि पहले के अंदर 4 है तो बस एक में ही है, बस इसके आगे कुछ नहीं देखना, गोला भर देना आपको। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला है राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये याद रखें आप, सुमेलित है, सुमेलित नहीं है, सत्य है, असत्य है, असंगत है, संगत है, सही है, गलत है, सही नहीं है, इस प्रकार की शब्दावली प्रश्न आप जब भी देखें एग्जाम के अंदर थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखें आप। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका आकार जो है विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। इसका उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो 869 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा जो है वो आपके 6,920 है। इसका जो क्षेत्रफल है वो आपके 3,42,329 है। आप कहेंगे सर ये एक राजस्थान जो परिचय है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, यानी कि ये जो हमारा राजस्थान है, आप इस राजस्थान के अंदर देखेंगे कि उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो तो कितनी है? तो आप कहेंगे सर 826। अच्छा, पूर्व से पश्चिम जो चौड़ाई है वो कितनी है? 869। और क्वेश्चन आता है राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई इन दोनों में अंतर कितना है? याद रखेंगे 43 किलोमीटर। यानी कि एक बात तो क्लियर होगी कि इसका उत्तर से दक्षिण यहाँ 869 दे रखा है, जबकि हम सब जानते हैं कि राजस्थान लंबा कम चौड़ा ज्यादा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ये बी तो गलत दे रखा है। इसकी स्थलीय सीमा आप सब जानते हैं कि ये जो राजस्थान की टोटल स्थलीय सीमा है वो कितनी है? तो आप कहेंगे सर राजस्थान की टोटल स्थलीय सीमा है 5,920 किलोमीटर, टोटल स्थलीय सीमा। लेकिन याद रखिएगा इसमें से एक भाग तो है पाकिस्तान के साथ, जिसे आप कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070। बाकी जो बची है वो है आपके 5 राज्यों के साथ 4,850, जिसमें से पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और कौन सा? गुजरात। ठीक है, यानी कि यहां पर दे रखा है 6,920। आप कहेंगे सर ये भी गलत है। अगला इसका क्षेत्रफल, देखिए राजस्थान का जो एरिया है, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो आप कहेंगे सर ये लीजिए, यानी कि 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है, जबकि यहां पर दे रखा है 329। आप कहेंगे सर ये भी गलत है। ठीक है, तो डी गलत है, सी गलत है, बी गलत है, बचा फिर क्या ऑप्शन? आप कहेंगे सर ए। यानी कि राजस्थान का जो आकार है वो विषम कोणीय चतुर्भुज, क्या है आपके सामने? विषम कोणीय चतुर्भुज, या आप इसे कह सकते हैं पतंगाकार।
और एक बात और याद रखिएगा, जब आकार की बात हो ही रही है तो राजस्थान का आकार जो है वो प्रोफेसर T.H. हैंडले द्वारा क्या बताया गया है? रोमबस, याद रखिएगा, जिसे आप कहते हैं पतंगाकार। याद रखिएगा, प्रोफेसर T.H. हैंडले। ठीक है, तो यहां पर जो पूछा गया कि कौन सा कथन सत्य है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला, राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल और जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? देखिए, जब हम बात करते हैं हमारे राजस्थान के भौगोलिक विभाजन की, तो आप देखते हैं कि हमारे राजस्थान में कहीं पर रेतीला भाग है, तो कहीं पर पर्वतीय क्षेत्र है, कहीं पर अरावली का भाग है, कहीं पर नदियों का भाग, मैदानी भाग है, कहीं पर आप देखते हैं दक्कन के पठार, विंध्यन कगार भूमि का भाग है, जिसे आप कहते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो देखिए, राजस्थान 4 भौतिक प्रदेशों में बंटा हुआ है। एक तो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा जो भाग है वो है आपके, याद रखिएगा, अरावली पर्वतमाला। तीसरा जो भाग है वो है आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा भाग है वो है आपके दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, और ये पूर्वी मैदानी प्रदेश। 4 भाग है। इनमें से आपके सामने पूछा जा रहा है थार मरुस्थल, यानी कि मरुस्थलीय प्रदेश की बात हो रही है। और आप सब जानते हैं कि ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है, यानी कि राजस्थान का जो टोटल एरिया है, इनमें से याद रखेंगे 61.11% भाग पर जो है वो आपके क्या है, याद रखिएगा, मरुस्थलीय प्रदेश। अच्छा, इस भाग में राजस्थान की जो टोटल जनसंख्या है उनमें से याद रखिएगा 40% जो जनसंख्या है वो निवास करती है कहां पर, याद रखिएगा, मरुस्थलीय प्रदेश में। तो आपको यही पूछा गया है। ठीक है, कि इनमें से क्षेत्रफल कितना है, तो 61.11, और जनसंख्या कितनी निवास करती है, तो 40%। आपको पूछा जाए राज्य का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो आप कहेंगे सर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, अगला, नदियों की लंबाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जो है वो यहां गलत दे रखा है? बताइए, नदियों की लंबाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जो है वो गलत है? देखिए, नदियों की लंबाई, देखिए क्वेश्चन आता है एक तो कि राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, राज्य में प्रवाहित होने वाली, राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? कमेंट करिए। एक क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, एक शब्द लग जाता है पूर्णतः। पूर्णतः राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, पूर्णतः राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी। तो एक तो क्वेश्चन ये, और दूसरा इस प्रकार से, मतलब लंबाई ना पूछ के केवल थ्योरेटिकल के हिसाब से लंबाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता आपसे कि राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप कहेंगे सर राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी जो नदी है वो है आपके कौन सी? आप कहेंगे सर चंबल। कौन सी है? याद रखिएगा, चंबल। अच्छा, पूर्णतः राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप कहेंगे सर पूर्णतः राज्य में प्रवाहित होने वाली जो नदी है वो है आपके सामने, याद रखिएगा, बनास। तो ये 2 प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए यहां से वन लाइनर, कि राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी और पूर्णतः राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी। आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे जो लंबी नदी है वो है आपके सामने घग्गर। अब देखिए, यहां पर पूछा गया है कि कौन सा तथ्य, देखिए लूनी नदी कोष्टक में दे रखा है, इसकी लंबाई है 495 किलोमीटर। चंबल, इसकी लंबाई दे रखी है 1050 किलोमीटर। बनास 512 दे रखी है। माही 467 दे रखी है। देखिए, वैसे नदियों की लंबाई कोई फिक्स नहीं होती है, क्योंकि जल है, जल अपना स्थान ढूंढ लेता है। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ ऑप्शनों के अकॉर्डिंग देखेंगे, लूनी सही है, चंबल सही है, बनास सही है, लेकिन माही जो है ये गलत दे रखी है, क्योंकि माही की जो लंबाई है वो है आपके 576 किलोमीटर। ठीक है, हाँ, यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, यानी डी जो है वो क्या है, गलत है। अगला, बांकली झील निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? बांकली झील, बताइए, बीकानेर है, बाड़मेर है, पाली है, या फिर जोधपुर है? बताइए। एक बांकली बांध भी पढ़ा है क्या आपने? बांकली बांध,
ये है बांकली झील। बांकली बांध भी पड़ा होगा। देखिए बांकली बांध जो है वो तो है आपके कहां पर, तो आप कहेंगे सर जालोर जिले में। बांकली झील जो है वो यहां ऑप्शन देखेंगे आप तो दे रखा है पाली। अच्छा ये जो बांकली बांध है ये जिस नदी पर है वो है सूकड़ी नदी, याद रखेंगे आप। कौन सी है? सूकड़ी नदी, याद रखिएगा। पाली के अंदर बांकली झील तो है ही, इसके अलावा याद रखिएगा चोपड़ा झील भी है। कौन सी झील है? चोपड़ा झील, याद रखिएगा। ये भी पाली के अंदर ही है। जैसे आपके सामने आ जाता है, एक तो आप पढ़ते हैं लसाड़िया का पठार। कौन सा पठार है? लसाड़िया का पठार। एक आप पढ़ते हैं लसाड़िया बांध। लसाड़िया बांध, ये दो बातें आप और पढ़ते हैं। लसाड़िया जो पठार है ये तो आप पढ़ते हैं कि सर वर्तमान की दृष्टि से यदि हम चर्चा करते हैं तो ये जिस जिले का भाग है वो जिला है आपके कौन सा? सलूम्बर। बाकी आप सब जानते हैं सलूम्बर जिस जिले से अलग हुआ है वो जिला है आपके उदयपुर। लेकिन लसाड़िया बांध की आप यदि बात करेंगे तो याद रखिएगा ये केकड़ी, और केकड़ी कहां पर है? अजमेर में। आता है कि नहीं आता? इसी प्रकार एक क्वेश्चन की यदि मैं और चर्चा करूं, जैसे आपके सामने आ जाता है, एक तो है जयसमंद झील और एक है आपके सामने जयसमंद बांध। जयसमंद झील और जयसमंद बांध। तो आप कहेंगे सर जयसमंद जो झील है वो तो आपके कहां पर है? तो आप कहेंगे सर सलूम्बर में। और जयसमंद बांध कहां पर है? तो आप कहेंगे सर अलवर में। इस प्रकार से, ठीक है। जैसे पुष्प मंडी और पुष्प पार्क। पुष्प मंडी आप कहेंगे सर पुष्कर में है, लेकिन पुष्प पार्क खुशखेड़ा में। खुशखेड़ा जो पहले अलवर का भाग था, अब तो खेरतल तिजारा, और खेरतल तिजारा का नाम भी भरथरी नगर हो गया। तो इस प्रकार से ये थोड़े कंफ्यूज वाले जो है ये याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहां पर जो है वो क्या हो जाएगा? याद रखिएगा सी इज करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगला, बिशलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष में पूर्ण हुआ? बिशलपुर बांध, बिशलपुर बांध से रिलेटेड 3 प्रकार के क्वेश्चन हैं। एक तो ये कौन सी नदी पर है बताइएगा, एक ये कहां पर है, और एक इसका निर्माण। तो निर्माण से रिलेटेड तो क्वेश्चन आया है कि किस वर्ष में पूर्ण हुआ है, तो याद रखिएगा 1999 के अंदर ये पूर्ण हुआ है। ठीक है। अच्छा बिशलपुर जो बांध है ये कौन सी नदी पर है? तो आप कहेंगे सर बनास नदी पर। कहां पर है ये? तो याद रखिएगा टोंक जिले में। तीनों ही बड़े अच्छे प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। बिशलपुर बांध, एक परियोजना भी चलती है, नाम आपने सुन ही रखा होगा, बिशलपुर परियोजना। ये जो बिशलपुर परियोजना है, क्वेश्चन आता है बिशलपुर परियोजना से लाभान्वित जिले, तो याद रखिएगा तो खास जिलों के नाम आ जाते हैं, जयपुर, अजमेर, और याद रखेंगे टोंक। करंट के हिसाब से याद रखिएगा कि इसी बिशलपुर परियोजना में बनास प्लस ब्राह्मणी नदियों का पानी डाला जाएगा। बनास प्लस ब्राह्मणी नदियों का जो है वो पानी डाला जाएगा। यहां पर जो पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या है? याद रखिएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला, भूजल की उपलब्धता तथा गुणवत्ता की दृष्टि से राजस्थान में सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति किन जिलों की? अब मेरे हिसाब से तो यहां आपको बताने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन जो है वो आप राजस्थान की भूभाग के बारे में पढ़ के भी बता सकते हैं। भूजल की उपलब्धता और गुणवत्ता की दृष्टि से, गुणवत्ता की दृष्टि से भी बात हो रही है। एक पानी है लेकिन खारो है भी वहीं करें। तो भूजल की उपलब्धता और गुणवत्ता की दृष्टि से राजस्थान में सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति किन जिलों की? जैसलमेर बीकानेर की है, पाली चूरू की है, बाड़मेर जालोर की है, नागौर जयपुर की है। तो आप कहेंगे सर यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो है आपके सामने, याद रखिएगा डी इज करेक्ट आंसर, नागौर और जयपुर। क्योंकि यहां पर दोनों बातें हैं कि भूजल की उपलब्धता तथा गुणवत्ता की दृष्टि से भी बात हो, गुणवत्ता की दृष्टि से। अब जैसे आप में से जो नागौर जिले से उनको पता है कि पानी काटना लेकिन खारो है पानी तो। ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर। अगला, राजस्थान के कौन से भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है?
यानी कि राजस्थान का कौन सा ऐसा भाग है जहां पर स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है? बताइए, स्टेपी प्रकार की जलवायु कहां पाई जाती है? देखिए, मरुस्थल की आप बात करेंगे तो यहां पर जिस प्रकार की वनस्पति आपको देखने को मिलती है वो है जीरोफाइटस। किस प्रकार की है? जीरोफाइटस। यहां हाड़ौती क्षेत्र के अंदर यदि आप बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगी सवाना तुल्य वनस्पति। किस प्रकार की है? सवाना तुल्य वनस्पति। यदि आप बात करेंगे कि दक्षिणी राजस्थान, तो दक्षिणी राजस्थान के अंदर आपको जिस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है वह है सागवान। यहां माउंट आबू क्षेत्र के अंदर यदि हम बात करेंगे तो आपको वन देखने को मिलते हैं सदाबहार। तो यहां सदाबहार वन है, यहां सागवान वन है, यहां सवाना तुल्य वनस्पति है, और यहां पर आप देखेंगे जीरोफाइटस। किस प्रकार के हैं? जीरोफाइटस। तो अब आप ऑप्शन देखेंगे तो दक्षिण राजस्थान तो होगा नहीं, हाड़ौती होगा नहीं। अब ऑप्शन बचे हैं ए या फिर सी, अरावली के पूर्वी भाग में या फिर अरावली एवं पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच। तो आप कहेंगे सर स्टेपी प्रकार की वनस्पति आप यहां पढ़ते हैं, और यहां पर जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी, यानी अरावली एवं पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में सर्वाधिक वनाच्छादन है? ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर सर्वाधिक वनाच्छादन है? लेकिन देखिए, उससे पहले आप वन रिपोर्ट जो है 2023 जो नवीनतम है उसके बारे में याद रखें कि वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार एक तो आपको पूछा जाएगा कि राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक वन है, और एक आपको पूछा जाएगा कौन से जिले में न्यूनतम वन है। अच्छा, इसमें भी दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, सर्वाधिक और न्यूनतम में। एक तो क्वेश्चन बनता है क्षेत्रफल के आधार पर, और एक क्वेश्चन बनता है प्रतिशत के आधार पर। क्षेत्रफल या फिर प्रतिशत के आधार पर वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन कहाँ है और न्यूनतम कहाँ है? तो आप कहेंगे हमारे राजस्थान में सर्वाधिक जो वन है वो तो है उदयपुर में, और न्यूनतम जो वन है वो है आपके कहाँ? चूरू में। लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर दोनों प्रकार की विशेष बातें, चाहे आपको क्षेत्रफल के आधार पर पूछे या फिर प्रतिशत के आधार पर, और वो भी वन रिपोर्ट कौन सी? 2023। अच्छा, एक कमेंट करके बताइए कि आप ये जो पढ़ते हैं वन रिपोर्ट 2023 ये कौन से नंबर की है? ये कौन सी वन रिपोर्ट है? कौन सी वन रिपोर्ट है? क्योंकि यहां से क्वेश्चन हो सकता है करंट विशेष के अकॉर्डिंग भी आपसे पूछा जाए। बताइए, और यहां पर पूछा गया कि राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में, तो यहां पर ऑप्शन होगा 12, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। इस बार याद रखिएगा कि चाहे क्षेत्रफल के आधार पर पूछे या प्रतिशत के आधार पर, सर्वाधिक उदयपुर है और न्यूनतम आपके चूरू है। चलिए, सभी के बहुत ही शानदार। तो वन रिपोर्ट 2023 जो है वो कौन से नंबर की है? याद रखिएगा 18वीं। अगला, राजस्थान में तेंदु पत्तियों का उपयोग मुख्यतः किसके निर्माण के लिए होता है? देखिए, ये जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना, ये आपके एक सिलेबस में जो टॉपिक है वन एवं वनस्पति, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन बन रहे हैं कि राजस्थान में तेंदु पत्तियों का उपयोग मुख्यतः किसके निर्माण के लिए होता है? तेंदु वृक्ष। बताइएगा, तेल, बीड़ी, मेहंदी या फिर रंग? तो आप कहेंगे सर तेंदु वृक्ष की जो पत्तियां हैं इसका आप जो उपयोग करते हैं वो करते हैं बीड़ी बनाने में। इस तेंदु वृक्ष का एक अन्य नाम और क्या है? बताइएगा, इसका अन्य नाम, जैसे आपसे पूछा जाता है यहां पर तो तेंदु की पत्तियों का उपयोग बीड़ी बनाने में, वैसे ही पूछा जाता है कि राजस्थान में ऐसी कौन सी वनस्पति है जिससे कत्था का एक्तरण होता है? कत्था का एक्तरण, तो याद रखिएगा खेर वृक्ष। कौन सा वृक्ष है? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खेर वृक्ष होता है। जैसे आपको पूछ लिया जाता है कि आदिवासियों का जो पेय पदार्थ है, आदिवासियों का जो पेय पदार्थ है जिसे आप पढ़ते हैं महुड़ी, ये महुड़ी जो है ये किससे प्राप्त होती है? तो आप कहेंगे सर महुआ से। तो ये तीन प्रकार के विशेष क्वेश्चन होते हैं। एक तो ये होता है कि बीड़ी जो है वो कौन से वृक्ष की पत्तियों से होता है? तो तेंदु। कत्था का एक्तरण कौन से वृक्ष से होता है? तो खेर वृक्ष से। महुड़ी किससे प्राप्त होती है? तो महुआ से। ठीक है, तो याद रखें आप, यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपके सामने बी इज ए करेक्ट आंसर। बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में 5वें बाघ अभियान का दर्जा जो है वो निम्न में से किस अभियान को प्रदान किया है? यहां पर बात है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, यानी कि
हमारे राजस्थान में बाघ परियोजना जो है वो कितनी है, पहली कौन सी है, वो सारी चर्चा, या फिर जिसे आप कह सकते हैं टाइगर प्रोजेक्ट। देखिए, हमारे राजस्थान के अंदर आपको पूछा जाए कि राजस्थान का पहला बाघ या फिर टाइगर प्रोजेक्ट या बाघ परियोजना की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी, तो याद रखिएगा रणथंभौर नेशनल पार्क, यानी कि रणथंभौर जिसे आप कह सकते हैं टाइगर रिजर्व है। राज्य का पहला टाइगर प्रोजेक्ट या फिर बाघ परियोजना की शुरुआत रणथंभौर। आप सब जानते हैं कहाँ पर है ये, सवाई माधोपुर। अच्छा, यहाँ पर ये बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1973 के अंदर। ठीक है। राजस्थान में दूसरी जो बाघ परियोजना है वो है आपके सरिस्का टाइगर रिजर्व या सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट। सरिस्का आप सब जानते हैं कहाँ पर, अलवर के अंदर। अच्छा, तीसरी जो बाघ परियोजना की शुरुआत है वो हुई थी आपके मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। और ये जो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है ये आपके कहाँ पर है, तो आप कहेंगे कोटा झालावाड़, कोटा झालावाड़। अच्छा, राज्य का जो चौथा टाइगर प्रोजेक्ट है या बाघ परियोजना वो है आपके सामने रामगढ़ विषधारी। ये भी पूछा गया है, रामगढ़ विषधारी कहाँ पर है, तो याद रखिएगा बूंदी। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य का जो पांचवा है, राज्य का जो पांचवा टाइगर प्रोजेक्ट है या बाघ परियोजना जो है वो आपके कहाँ, तो आप कहेंगे सर धौलपुर करौली, धौलपुर करौली टाइगर प्रोजेक्ट। और याद रखिएगा करंट के हिसाब से यदि आप देखेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि राज्य की जो छठी बाघ परियोजना है, छठी बाघ परियोजना वो बिल्कुल तैयार है और वो है आपके कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व है। लेकिन प्रस्तावित है, लेकिन आप जरूर याद रखें प्रस्तावित ही है, अभी बना नहीं है, लेकिन 99% बनने की संभावना जल्दी है इसकी। ठीक है, तो अभी आप याद रखें पहला कौन सा रणथंभौर, दूसरा कौन सा सरिस्का, तीसरा कौन सा मुकुंदरा हिल्स, चौथा कौन सा रामगढ़ विषधारी, पांचवा कौन सा धौलपुर करौली, और छठा आपके सामने ये प्रस्तावित है। ठीक है, तो यहां पर जो पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी धौलपुर करौली। चलिए आगे, अगला राजस्थान में भूकंपीय जोन 2 में आने वाले जिले कौन से हैं। ये आपके राजस्थान के अंदर जो कुछ रिपोर्टें आती रहती है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। आपको पता होगा आपके सिलेबस में एक बिंदु है आपदा प्रबंधन, तो ये जो क्वेश्चन है ये उसी बिंदु से है, आपदा प्रबंधन। देखिए आपदा प्रबंधन में एक आप जरूर देखें कि अभी जो जेल प्रेरी के एग्जाम हुए थे ना उसके अंदर पर्सनली ये टॉपिक था, और जेल प्रेरी के जितने पेपर हुए उनको एक बार आप सोल्व कर लेना, ताकि आपको ये पता लग जाएगा कि आपदा प्रबंधन से संबंधित जो है वह एग्जाम में क्वेश्चन आपको किस प्रकार से कैसे पूछता है। ठीक है, यहाँ पर राजस्थान में भूकंपीय जोन 2 में आने वाले जो जिले हैं वो है आपके अलवर और कौन से भरतपुर, क्योंकि अभी ये जो जानकारी है इसकी वो 33 जिलों के अकॉर्डिंग ही है। अगला, देवयानी कुंड खाली जगह में स्थित है, उदयपुर में, टोंक में, जयपुर में या फिर झालावाड़ में। देखिए यहां पर पूछा जा रहा है देवयानी कुंड, या पूछा जाए आपको देवयानी तीर्थ। देखिए सबसे पहले तो इसे आप कहते हैं तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी देवयानी तीर्थ। तीर्थों का मामा पूछा जाए तो याद रखिएगा पुष्कर, पुष्कर अजमेर। आपको पूछा जाए तीर्थों का भांजा, तीर्थों का भांजा, तो याद रखिएगा वो हो जाएगा आपके मंचकुंड, मंचकुंड धौलपुर, याद रखेंगे आप। और ये जो देवयानी तीर्थ है ये आपके कहां पर, तो आप कहेंगे सर सांबर, सांबर आप सब जानते हैं कहां पर है, जयपुर में। तो देवयानी कुंड या फिर तीर्थ जो है वो आपके कहां पर है, जयपुर में। कुंड के हिसाब से एक और आपके सामने क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के कौन से किले में मामादेव कुंड बना हुआ है, तो आप याद रखेंगे कुंभलगढ़। एक क्वेश्चन कुंड से रिलेटेड और आता है, पूछा जाता है राजस्थान के कौन से जिले में मदाकिनी कुंड है, ये तो आप कमेंट करके बताइए। देखिए ऐसे कुछ क्वेश्चन हो, यदि आपको नहीं भी आते हैं, आप यदि सर्च भी करते हैं तो इससे रिलेटेड दो नई जानकारी आपके सामने आती है। मेरे क्वेश्चन पूछने का उद्देश्य ये रहता है कि जब भी विद्यार्थी इससे रिलेटेड जानकारी देखें तो दो नई जानकारी और पढ़ेंगे,
बताने में मैं तो केवल जिले का नाम बता दूंगा, लेकिन आप खुद सर्च करेंगे, दो नई बातें आप पढ़ेंगे। ठीक है, बताइएगा। तो ये सारे, जैसे देवयानी कुंड है, ये अच्छा क्वेश्चन है। महादेव कुंड, ये भी पूछा गया। मदाकिनी कुंड तो आपको पता ही होगा। चलिए बता दीजिए। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने सी। अगला, सुपर नेशनल हाईवे योजना सम्मिलित राजस्थान के सड़क मार्ग का नाम क्या है? यानी कि सुपर नेशनल जो हाईवे है, और ये क्वेश्चन वर्तमान के संदर्भ में देखेंगे तो दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा चर्चित रहा। सुपर नेशनल हाईवे योजना जो है, उसमें राजस्थान से सड़क का नाम क्या है? महाराणा प्रताप मार्ग है, महाराजा अग्रसेन मार्ग है, एक्सप्रेसवे है, या फिर मेगा हाईवे है? तो याद रखेंगे, सुपर नेशनल हाईवे जो योजना है, उसमें राजस्थान में जो सड़क का नाम है वो है महाराजा अग्रसेन मार्ग। बिल्कुल सभी के शानदार। अगला, वर्ष 2011 में राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो कितना है? नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो कितना है? यानी कि राजस्थान जनसंख्या की बात हो रही है। देखिए, राजस्थान की जो जनसंख्या है वो चर्चा हो रही है 2011। आप सब जानते हैं कि राजस्थान की जनसंख्या की यदि हम बात करें 2011 के अनुसार तो कितनी है? तो आप कहेंगे सर ये इतनी है, 6,85,48,437 टोटल। इनमें से आपको पूछा जा रहा है, एक तो क्वेश्चन बन जाएगा ग्रामीण कितनी है, एक क्वेश्चन बन जाएगा नगरीय या फिर शहरी जनसंख्या कितनी है। भाई, राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना भाग नगरीय जनसंख्या? नो डाउट अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या है? या फिर दोनों ही कंबाइंड करके कि 2011 के अनुसार राजस्थान की जो जनसंख्या है उनमें से क्रमशः कितने प्रतिशत ग्रामीण है और कितने प्रतिशत नगरीय है, दोनों ही आ जाएंगे। तो आप कहेंगे सर ग्रामीण जो है वो तो है आपके 75.10%, नगरीय जो है वो है 24.90%। ये लो, ठीक है, याद रखेंगे आप। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो क्या हो जाएगा? बी इज ए करेक्ट आंसर। बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात न्यूनतम था? ग्रामीण जो लिंगानुपात है वो न्यूनतम था। देखिए, सबसे पहले तो यहां पर बात जो हो रही है वो है राजस्थान लिंगानुपात। आजकल आपको पता ही है, धीरे धीरे जो क्वेश्चन पूछने का तरीका हुआ है वो शब्दावली से भी हो गया। अब क्वेश्चन आता है लिंगानुपात से क्या तात्पर्य है? बताओ, लिंगानुपात किसे कहते हैं? लिंगानुपात किसे कहते हैं? नानी झील कहाँ है? नानी झील सीकर में है। ठीक है, लिंगानुपात से क्या तात्पर्य ये बताइए। तब तक देखते हैं हमारे राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो कितना है। तो आप कहेंगे सर 928। ठीक है, पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? तो आप याद रखेंगे डूंगरपुर। डूंगरपुर का कितना है? 994। यहां से भी क्वेश्चन। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? चलिए कमेंट करके बताइए। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है ये जरूर ध्यान रखें। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है ये याद रखें, कितना है ये भी याद रखें। न्यूनतम किस जिले का है ये याद रखें। यहाँ पर है किस जिले का ग्रामीण जो लिंगानुपात है वो न्यूनतम है। आप कहेंगे सर धौलपुर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ चलिए आगे। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर कितनी है? लीजिए, यहां पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अंदर जो चर्चा है वो है आपके सामने कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता कितनी है? बताइए। बात हो रही है साक्षरता की। साक्षरता, देखिए, साक्षरता की हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो राजस्थान की साक्षरता कितनी है? आप कहेंगे सर 66.1%। अच्छा, राजस्थान के अंदर एक क्वेश्चन तो यह आता है कि पुरुषों की साक्षरता कितनी है, और एक क्वेश्चन आ जाता है महिलाओं की साक्षरता कितनी है। तो आप कहेंगे सर राजस्थान की साक्षरता तो कितनी हो गई? 66.1। पुरुषों की साक्षरता कितनी हो गई? आप कहेंगे सर 79.2।
महिलाओं की साक्षरता कितनी हो गई? आप कहेंगे सर 52.1%। इसके अलावा क्वेश्चन आता है राजस्थान के अंदर ग्रामीण ग्रामीण साक्षरता कितनी है? तो आप कहेंगे सर 61.44%। क्वेश्चन आता है राजस्थान की शहरी जो साक्षरता है वो कितनी है? 79.68। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सामने ये टोटल 5 आंकड़े हैं कि राजस्थान की साक्षरता कितनी है, पुरुषों की साक्षरता कितनी है, महिलाओं की साक्षरता कितनी है, ग्रामीण साक्षरता कितनी है और शहरी साक्षरता कितनी है। तो यहाँ पर जो ग्रामीण शहरी क्रम से पूछा गया है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। 5 के 5 आंकड़े एग्जाम के लिए बहुत ही खास रहने वाले हैं, ध्यान रखें आप। ठीक है, चलें आगे, लीजिए नेक्स्ट। अगला है राजस्थान निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें आप। उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में आप व्यवस्थित करें इनको। ये लीजिए, कोई नहीं, नाम मैं लिख दूंगा यदि नहीं दिख रहा है तो। ये राजस्थान का मैप है। इस मैप में कौन कौन से जिले दर्शाए हुए हैं देखिए। यहाँ पर आप सब जानते हैं श्री गंगानगर है। ठीक है, ओके। एक जिला कौन सा दे रखा है? जालोर। आप कहेंगे सर ये रहा जालोर। ठीक है, एक और कौन सा दे रखा है? जोधपुर। ये रहा जोधपुर। एक और कौन सा है? बीकानेर। ये रहा बीकानेर। आपको पूछा क्या गया है? आपको ये पूछा गया है कि जो जिले दे रखे हैं ना, इनको आपको उत्तर से दक्षिण की ओर बिल्कुल सही क्रम में व्यवस्थित करना है। अब मेरे हिसाब से आपके सामने है, आप ही सारे विद्यार्थी इसका आंसर बताएंगे। तो गंगानगर, गंगानगर के बाद में बीकानेर, बीकानेर के बाद में जोधपुर, जोधपुर के बाद में जालोर, यानी कि 1, फिर है 4, फिर है 3, उसके बाद में है 2। ऑप्शन नंबर क्या है? सी। सी इज करेक्ट आंसर। अगला, अगला है शेंद्रा स्टेशन के पास चट्टानें आकृति में पाई जाती है। कौन सी आकृति में पाई जाती है ये? भूसाकार है, भैंसाकार है, सर्पाकार है? वैसे मेरे हिसाब से आप ये भी समझ गए होंगे कि ये है कहां पर। तो आप कहेंगे सर ये जो चट्टानें हैं ये है आपके कहाँ? सर्पाकार। अच्छा, ये है कहां पर? क्योंकि आप अक्सर पढ़ते हैं कि हमारे राजस्थान में सर्पाकार पहाड़ियां, ये भी पढ़ते हैं क्या? राजस्थान में सर्पाकार जो पहाड़ियां हैं, जिन्हें आप एक नाम से और भी पढ़ते हैं क्या? नाग पहाड़ियां राजस्थान के कौन से जिले में है? तो आप कहेंगे सर अजमेर में। याद रखिएगा। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है कुंड आकार की पहाड़ियां, जिसे आप बोलते हैं कुंडला, कुंड आकार की पहाड़ियां जो है वो आपके कहां पर है? कुंड आकार की, कोटा में। जैसे आप पढ़ते हैं कि उदयपुर जो है, उदयपुर शहर के चारों ओर तस्तरी नुमा जो पहाड़ियां हैं, तस्तरी नुमा पहाड़ियां, जिसे आप कहते हैं गिरवा की पहाड़ियां, और ये आपके कौन से जिले में है? उदयपुर। तो देखिए गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर में है, कुंडला की पहाड़ियां कोटा में है, और नाग पहाड़ियां आपके कहां पर है? अजमेर। ये आप बता देना, बता देंगे क्या? बताइए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पर्वत चोटियों एवं उनकी ऊंचाइयों के आरोही क्रम, अवरोही क्या दे रखा है? अवरोही क्रम के अकॉर्डिंग पूछा गया है, बताइए। बताइएगा फटाफट। अवरोही क्रम के अनुसार पूछा गया है आपको। देखिए, हो सकता है कि आपके एग्जाम के अंदर ये चोटियां ऑप्शन में ना आकर कोई अन्य आ जाएगी। ठीक है, कोई अन्य आ जाएगी। तो आपके सामने दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है आरोही क्रम, एक पूछा जाता है अवरोही क्रम।
एक पूछा जाता है आपको आरोही क्रम और एक पूछा जाता है आपको अवरोही क्रम। बताइए। देखिए, आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है। अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर। तो ये है बड़े से छोटे की ओर, यानी कि घटता हुआ क्रम। अब आप याद रखें, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपको ऑप्शन में चार चोटियों के नाम देकर ही पूछेगा। वो आपको पूछने का तरीका कुछ दूसरा भी रख सकता है। अब देखिए, आपके सामने यहां पर देखेंगे तो चार ही चोटियां दे रखी है। कितनी? टोटल चार ही चोटियां हैं। कौन कौन सी? देखिए, ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो एक तो दे रखी है बाबई। बाबई आप सब जानते हैं 780 मीटर। बेराट, बेराट की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर 704 मीटर। ठीक है। नाग पहाड़, नाग पहाड़ की यदि आप बात करेंगे तो ये है 795 मीटर। और उसके बाद में है भेरंच, भेरंच नहीं वैसे तो नाम इसका बहरांच है, 792 मीटर। अब आपको क्या करना है कि ये जो चार चोटियां हैं इनको किस क्रम में जमाना है? अवरोही क्रम में। मेरे आपसा आप स्वयं जमा देंगे, अब कोई दिक्कत है नहीं। अवरोही क्रम का मतलब हो गया घटता हुआ क्रम, यानी कि इसमें सबसे पहले टॉप पर रखनी है आपको कौन सी? नाग पहाड़। नंबरिंग कर दूं क्या? एक नंबर नाग पहाड़, दो नंबर भेरंच, तीन नंबर बाबाई और चार नंबर क्या है? बेराट। आप कहेंगे सर ऐसा ऑप्शन बी है। बस कंप्लीट। तो राजस्थान के अंदर जो जनसंख्या के आधार पर जिले हैं उनमें भी आरोही अवरोही क्रम पूछ सकता है। वन जो है उनके आधार पर भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। पठार देकर आपको पूछ लेगा आरोही अवरोही क्रम बताइए। पर चोटियों से क्वेश्चन आना तो तय है आपके एग्जाम में। ठीक है। अगला, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जहां एक तरफ नदी है और एक तरफ उद्गम स्थल है, यानी कौन सी नदी का उद्गम स्थल जो है वो कहां से हो रहा है, इसका आपको मिलान करना है। ठीक है। बताइए। देखिए, एक तो है साबी, एक है काकनी, एक है बाणगंगा और एक है कांतली। बताइए। देखिए, साबी जो नदी है इसका उद्गम होता है शेवर की पहाड़ियों से। शेवर पहाड़ियां याद रखेंगे आप। काकनी, या इसी का नाम आप पढ़ते हैं, या तो इसे आप कांकनी कह सकते हैं, या इसे आप काकने कह सकते हैं, या इसे काक कह सकते हैं, या इसे मशहूरदी कह सकते हैं आप। ठीक है। और इस नदी का जो उद्गम है वो है आपके कोठड़ी की पहाड़ियां। फिर है बाणगंगा। ये जो बाणगंगा नदी है इसका जो उद्गम है वो है बेराट से, और कांतली नदी का उद्गम जो है वो है खंडेला से। तो देखिए, साबी का उद्गम शेवर से, काकनीत का उद्गम कोठड़ी से, बाणगंगा का उद्गम बेराट से, याद रखेंगे। और कांतली का कहां से है? खंडेला से, याद रखेंगे आप। मेरे हिसाब से आपसे हो गया बिल्कुल सभी से, बहुत ही शानदार। बिल्कुल बिल्कुल। अगला, अगला है राजस्थान की किस झील में बाहरे दरी स्थित है? कौन सी ऐसी झील है जिसमें बाहरे दरी स्थित है? बताइए। फोई सागर, फतेह सागर, आना सागर या देबारी झील? देखिए, फोई सागर तो वर्तमान के अंदर चर्चा में है। चर्चा में इसीलिए क्योंकि इसका नाम बदल दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट का मान लीजिए या फिर स्टैटिक्स। अब इसका नाम बदलकर हो गया है वरुण सागर झील, याद रखेंगे आप। क्या नाम हो गया है? फोई सागर का अब नाम बदलकर हो गया है वरुण सागर झील। फोई सागर झील जो है वो है कहां पर? आप कहेंगे सर अजमेर में। फतेह सागर झील कहां पर है? आप कहेंगे सर उदयपुर में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, सहेलियों की बाड़ी कौन सी झील के किनारे है? ये क्वेश्चन बनता है, सहेलियों की बाड़ी, याद रखेंगे। फिर है आपके सामने कौन सी? आना सागर झील। यहां पर जो पूछा गया है कि बारे दरी का निर्माण जो है वो कौन सी झील की पाल, तो याद रखिएगा बारे दरी, आना सागर। ये जो आना सागर झील है इसका जो निर्माण है वो आप याद रखेंगे चौहान शासक द्वारा करवाया गया। कौन से चौहान शासक? याद रखिएगा अरुणाराज। ठीक है, अरुणाराज, या जिसे आप कहते हैं आनाजी चौहान, पृथ्वीराज तृतीय के दादाजी हैं जी, इनके द्वारा करवाया गया।
ये जो अन्ना सागर झील है, आप याद रखेंगे, इसके किनारे यहां पर एक बाग है जिसका नाम है दौलते बाग। दौलते बाग, देखिए दौलते बाग जिसको वर्तमान में आप कहते हैं सुभाष उद्यान, लेकिन आप ये भी जरूर ध्यान रखें कि इसका निर्माण किसने करवाया। तो आप कहेंगे सर दौलते बाग जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं, इसका निर्माण तो जिस मुगल ने करवाया वो है जहांगीर। और यहीं पर बाहरे दरी, बाहरे दरी का जो निर्माण है वो किसने करवाया है, तो याद रखिएगा शाहजहां। अच्छा एक बात और बताइए, ये तो बाहरे दरी है, एक क्वेश्चन आता है आपके सामने कि राजस्थान के ऐसे कौन से शासक हैं जिन्होंने बाहरे कोठड़ी व्यवस्था अपनाई थी। बाहरे कोठड़ी व्यवस्था, बाहरे कोठड़ी व्यवस्था तो याद है क्या? तो आप सब कहते हैं कि सर आमेर को 12 भागों में बांट दिए थे अपने 12 पुत्रों के लिए। उस शासक का नाम है, याद रखिएगा, पृथ्वीराज कछावा। तो पृथ्वीराज कछावा द्वारा, याद रखिएगा, कौन सी व्यवस्था? बाहरी कोठड़ी और ये बारेदरी, ठीक है। हाँ, पृथ्वीराज कछावा आमेर के जो शासक थे। अगला, नहीं, प्रताप सिंह जयपुर वाले जो हैं उनका शब्द तो फेवरेट था 22, इसीलिए आप पढ़ते हैं कि जयपुर के जो शासक है प्रताप सिंह, उनके दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 विद्वान, 22 कलाकार रहा करते थे, जिन्हें गंधर्व 22 कहा गया, वो अलग। अगला है निम्न में से सुमेलित नहीं है। कौन सा जल स्रोत कौन से जिले में नहीं है, यानी पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए, बताइएगा इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा। नागतलाई करौली, आप कहेंगे सर नागतलाई करौली में है, आप ध्यान रखेंगे। देवतलाई जहां से स्वर्ण भंडार, सोने के भंडार मिले हैं, भीलवाड़ा में है। जहां पर युद्ध लड़ा गया, हल्दी घाटी, रक्त तलाई, याद रखिएगा, हल्दी घाटी राजसमंद। एक याद रखिएगा, दुग्ध तलाई, पिछोला झील के पास में तो है दुग्ध तलाई, उदयपुर। तो नागतलाई करौली में है, देवतलाई भीलवाड़ा में है, रक्ततलाई हल्दी घाटी में है, और दुग्ध तलाई पिछोला झील के पास उदयपुर में है। तो 4 तलाई है, आपके ध्यान रखना, ठीक है। स्वरूप सागर झील उदयपुर में है, कोई दिक्कत है नहीं। ये आपके बिठल बांध झालोर है। टोरडी सागर डूंगरपुर में नहीं है, आप सब जानते हैं, क्योंकि टोरडी सागर जो है वो आपके कहां पर है, कमेंट करो फटाफट, टोरडी सागर कहां पर है। याद रखिएगा, टोरडी सागर बांध, कई बार क्वेश्चन आ रखा है आपके सामने, बताइए क्या हुआ। एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, अरे नहीं घबराना नहीं, सबसे पहले यही तो बात है, घबराना नहीं है आपको, ठीक है। भय किसी भी जंग को जीतने के लिए बहुत जरूरी है। डर इसीलिए लग रहा है क्योंकि आपने तैयारी कर रखी है, नहीं कर रखी होती तो कोई टेंशन नहीं होना, ठीक है। तो ये तो अच्छे सगुन है, ठीक है। आप बिल्कुल घबराइए मत, चिंता मत करिए, सब अच्छा होगा, ठीक है। चलिए, अच्छा हो गया ये तो, चलो आगे। अगला, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जिसका सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसा कौन सा बांध है इनमें से जिसका सिंचाई के लिए भी है और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग होता है। राम सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है, मेजा बांध है, या जमुई बांध है। सिंचाई प्लस जल विद्युत, इनमें से जिस बांध से प्राप्त होती है ये दोनों, वो जो बांध है वो है आपके, याद रखिएगा कौन सा। आप कहेंगे सर राणा प्रताप सागर बांध। और ये जो राणा प्रताप सागर बांध है ये आपके कहां पर है, तो याद रखिएगा रावत भाटा। रावत भाटा कहां पर है, तो आप याद रखेंगे चित्तौड़गढ़। ये जो राणा प्रताप सागर बांध है ये कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पर। याद रखिएगा इस बांध से 172 मेगावाट जो है वो विद्युत उत्पादन होती है।
और याद रखेंगे आप, चंबल नदी पर जो 4 बांध बने हुए हैं ना, कौन कौन से? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। इन चारों में से सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन जिस बांध से होता है वो यही है, जिसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। एक विशेषता याद रखिएगा, भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। भराव क्षमता के आधार पर सबसे बड़ा बांध है कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध। अगला अगला है, राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? गुड़गांव नहर परियोजना है, गंग नहर परियोजना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, या भाखड़ा नांगल नहर परियोजना है? देखिए, 2 क्वेश्चन है राजस्थान के अंदर। एक तो पूछा जाता है प्रथम या पहली नहर, प्रथम या पहली नहर। दूसरा है सबसे बड़ी नहर। तो आप कहेंगे सर प्रथम नहर जो है वो तो है आपके सामने, याद रखिएगा, गंग नहर। प्रथम जो नहर है वो तो कौन सी है? गंग नहर। बड़ी जो नहर है वो है IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। दोनों याद रखेंगे। लेकिन आपको पूछा जाए राजस्थान की प्रथम नहर जिससे सिंचाई जो है वो आपके बूंद बूंद या फिर फंवारा पद्धति से होती है, वो जो नहर है वो है नर्मदा नहर। तो अलग अलग क्वेश्चन है, लेकिन तीनों इक्वेशन बड़े खास रहेंगे आपके लिए, याद रखेंगे आप। गंग नहर परियोजना, ये जो गंग नहर परियोजना है ये गंगानगर जिले के लिए, याद रखेंगे। कौन लेकर आए थे? तो याद रखिएगा, महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह राजस्थान के लिए प्रथम नहर लेकर आए थे, इसीलिए याद रखिएगा गंगा सिंह को कहा जाता है राजस्थान का भागीरथ। क्या कहते हैं? राजस्थान का भागीरथ, याद रखेंगे आप। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। हाँ, अगला अगला है, थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जलवायु वर्ग में जैसलमेर अवस्थित है? बात यहां हो रही है किसकी? तो आप कहेंगे सर बात हो रही है थॉर्नवेट की, कोपेन की नहीं। बात हो रही है किसकी? थॉर्नवेट की। थॉर्नवेट के अनुसार, आप सब जानते हैं थॉर्नवेट के अनुसार यदि हम बात करें कि कितने प्रकार के जलवायु खंड बताए हैं इन्होंने, तो आप कहेंगे सर जलवायु का जो वर्गीकरण इन्होंने किया है वो कितने प्रकार से किया है? तो आप कहेंगे सर 4 प्रकार। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो ये चारों ही नाम आपके सामने हैं। ठीक है, यहां पूछा गया है बस इतना सा कि जैसलमेर जो है, जैसलमेर किस में आता है? तो याद रखिएगा EAD। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इज ए करेक्ट आंसर, ध्यान रखेंगे आप। थॉर्नवेट भी है, ट्रिवार्था भी है और कोपेन भी है। ठीक है, सामान्यतः राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून की अधिक अवधि होती है। दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है उसकी अवधि क्या है? बताओ, कई समय है इनको, बताओ। मानसून की बात हो रही है, देखो सबसे पहले आप पढ़ते हैं ग्रीष्म ऋतु। तो आप कहेंगे सर ग्रीष्म ऋतु मार्च, अप्रैल, मई और जून। ये लो, जून के बाद में फिर क्या शुरू हो जाएगी? गर्मी के बाद में फिर क्या हो जाएगी? वर्षा। और वर्षा चलती है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। गर्मी के अंदर आप जो जो घटनाएं पढ़ते हैं उसमें लू है, आंधी है, भभूलिया है और दोगड़ा है। ये 4 घटनाएं आप उधर पढ़ते हैं। लेकिन वर्षा की बात करेंगे तो आप घटना पढ़ते हैं मानसून की। और हमारे राजस्थान में जो मानसून, इस मानसून की यदि हम बात करें तो हमारे राजस्थान में मानसून की 2 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 2। भाई ये राजस्थान है, इस राजस्थान में मानसून की जो शाखाएं हैं वो कितनी है? 2। कौन कौन सी 2 शाखाएं हैं? तो आप कहेंगे सर एक तो है अरब सागरीय शाखा और एक है बंगाल की खाड़ी की शाखा। हमारे राजस्थान में मानसून की 2 शाखाएं हैं,
अरब सागरीय शाखा है और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा है। याद रखिएगा, हमारे राजस्थान में सर्वप्रथम जो शाखा आती है उसका नाम तो क्या है? अरब सागरीय शाखा। लेकिन अरब सागरीय ये जो शाखा है ये अरावली के समांतर होने के कारण अरावली के इधर पश्चिमी भाग में बिल्कुल वर्षा नहीं करती है, मतलब छांटा छिड़की गुण है, तो ये अरावली के समांतर है। याद रखें, इसीलिए आप पढ़ेंगे कि अरब सागर से जो वर्षा होती है वो दक्षिण और पूर्वी में होती है, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी में, इधर नहीं होती है। ठीक है, तो हमारे राजस्थान में मानसून की जो पहली शाखा है वो कौन सी है? अरब सागर। और किधर से आ रही है? इधर से। ये दिशा कौन सी है? दक्षिण। और ये कौन सी है? पश्चिम। तो हमारे राजस्थान में मानसून का जो नाम है वो क्या है? दक्षिण पश्चिमी मानसून। याद रखेंगे, जिसका समय क्या है? जून से सितंबर। लेकिन सर्वाधिक वर्षा जिस शाखा से होती है वो कौन सी शाखा है? बंगाल की खाड़ी। याद रखेंगे, सर्वप्रथम कौन सी शाखा आती है? अरब सागरीय। सर्वाधिक वर्षा कौन सी शाखा करती है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, हमारे राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार पूछा जाए कि मानसून प्रवेश कहां से करता है, तो जिला याद रखिएगा बांसवाड़ा। हमारे राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिसे आप 100 द्वीपों का शहर कहते हैं, 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। याद रखिएगा बांसवाड़ा। ठीक है, और हमारे राजस्थान में मानसून की प्रकृति भी क्या है? तो आप कहेंगे सर मानसून की प्रकृति है देरी से आना, जल्दी जाना, आवई मोड़ी और जावे पहली, यानी देरी से आना और जल्दी से जाना। ठीक है, यह हमारे राजस्थान में क्या है? मानसून की प्रकृति है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला, राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में सम्मिलित है? देखिए, यहां पर मैं चर्चा आपके साथ में करंट विशेष के अकॉर्डिंग ही कर देता हूं। देखिए, वन रिपोर्ट 2023 इसके अनुसार राजस्थान के अंदर वनों का जो प्रशासनिक वर्गीकरण आप पढ़ते हैं, वनों का आप अक्सर देखेंगे कि क्वेश्चन यहां से भी पूछ रखा है कि हमारे राजस्थान के अंदर वनों का जो प्रशासनिक वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से किया गया है। सीधा सीधा क्वेश्चन आपके सामने यह आ रखा है। तो पहले तो आप ये ध्यान दें कि क्वेश्चन जो है वो किस किस प्रकार से पूछा गया है। ठीक है, याद रखेंगे आप कि राजस्थान में वनों का जो प्रशासनिक वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से है। तो आप कहेंगे सर राजस्थान में वनों का जो प्रशासनिक वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से है। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? ये भी पूछ रखा है कि कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। तो 3 प्रकार, कौन कौन से 3 प्रकार हैं? आप कहेंगे सर एक तो होता है आरक्षित वन, ध्यान रखेंगे आप। दूसरा होता है सुरक्षित वन और तीसरा होता है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि हमारे राजस्थान के अंदर वनों का जो प्रशासनिक वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से है, लेकिन 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो आप ध्यान रखेंगे कि सर 3 प्रकार जो हैं उनमें एक तो आता है आपके सामने आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आप कहेंगे सर इनका अर्थ क्या होता है? देखिए, असुरक्षित को आप रक्षित कह सकते हैं। आरक्षित वन का मतलब होता है ऐसे वन जहां पूर्णतः प्रतिबंधित हो, जहां पर ना तो आप वनों की कटाई कर सकते हैं और ना ही आप पशुचारण कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है आपके सामने सुरक्षित वन। सुरक्षित वन वे वन होते हैं जहां पर आपको कुछ स्पेशल छूट जो है वो कुछ शर्तों के साथ दी जाती है कि भाई थोड़ी डालें लंबी होगी तो थोड़ी काट दियो, या उन्हें पूरा पेड़ काट देना। यहां पर तो पूर्णतः प्रतिबंधित है, यहां पर कुछ शर्तों के साथ जो है वो क्या है? प्रतिबंधित। ठीक है, याद रखेंगे आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अवर्गीकृत वन का मतलब है खुले वन है, ताकि मन में आवेजों करो। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आएगा करंट के अकॉर्डिंग कि वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में आरक्षित जो वन है, ये आरक्षित जो वन है वो कितने प्रतिशत है? तो याद रखिएगा वो है आपके 37.04%। सुरक्षित या रक्षित वन कितने प्रतिशत है? तो आप कहेंगे सर 56.56%। और अवर्गीकृत वन कितने हैं? तो आप कहेंगे सर 6.40%। अब आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र की श्रेणी में सम्मिलित है, तो 50% से अधिक केवल एक ही है, वह है सुरक्षित वन। कितने प्रकार के क्वेश्चन हुए हैं ध्यान दीजिएगा कि वनों का प्रशासनिक
वर्गीकरण 3 प्रकार से, कौन सा नहीं है और कौन सा है ये भी ध्यान रखेंगे। वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण में सबसे बड़ा भाग किसका है, ऐसे भी पूछ सकता है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला प्रथम राज्य बना था? बताइए कौन सा राज्य जो है, अब देखिए हम पढ़ रहे हैं हमारे राज्य के संदर्भ में, तो बात जो होगी वो हमारे राजस्थान की ही होगी। सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला प्रथम राज्य बना है कौन सा, याद रखेंगे राजस्थान। ठीक है। पूछा जाए राज्य की प्रथम सड़क नीति कब आई, राजस्थान की प्रथम सड़क नीति, याद रखिएगा 1994, ये क्वेश्चन आ रखा है, पूछ रखा है प्रथम सड़क नीति कब आई थी 1994 के अंदर, आप ये भी जरूर ध्यान रखें। ठीक है। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर थी, शहरी क्षेत्रों के अंदर महिला साक्षरता दर है वो आपके कितनी थी, बताइए। वैसे तो 2011 के अनुसार यदि पूछा जाए कि राजस्थान की महिला साक्षरता है कितनी, महिला साक्षरता कितनी है, तो आप कहेंगे सर 52.1%। ये पढ़ते हैं आप। राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो आप कहेंगे सर कोटा। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, आप कहेंगे सर झालोर। यहां पूछा गया है आपके सामने कि 2011 के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में, तो याद रखिएगा 70.73%। लेकिन उसके अलावा ये भी आप जरूर ध्यान रखें, यहां से भी क्वेश्चन बनता है आपके लिए। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहते हैं, बताइए। राजस्थान का कौन सा ऐसा शहर है जिसे औद्योगिक शहर, इंडस्ट्रियल सिटी के नाम से आप जानते हैं, कौन सा है? देखिए औद्योगिक शहर कह सकते हैं, औद्योगिक शहर कहते हैं तो साथ में आप इसे राजस्थान का कानपुर भी कह सकते हैं, राजस्थान का कानपुर। यदि आप इसे राजस्थान का कानपुर कह रहे हैं तो आप इसे राजस्थान का नालंदा कह दीजिए, आप इसे राजस्थान के अंदर शिक्षा नगरी कह दीजिए, आप इसे राजस्थान का एकमात्र सिग्नल फ्री सिटी कह दीजिए, सिग्नल फ्री सिटी कह दीजिए। यहीं पर आपके राजस्थान का यातायात पार्क विकसित, यहीं पर आपके अभेड़ा पार्क, इसी को आप कहते हैं नंदग्राम। ये सारी बातें जिस जिले से संबंधित है वो जिला एक ही है, याद रखिए। सबसे ज्यादा कास्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, सिग्नल फ्री सिटी आप जरूर याद रखिएगा कोटा, और इसी का नाम है नंदग्राम, ये भी आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, नंदग्राम। अगला, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, राजस्थान का सबसे बड़ा, क्या लिख दिया था, सिग्नल फ्री है, सिंगल फ्री नहीं है, सिग्नल फ्री सिटी है। आप भी क्या क्या कमाल करते हो। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, अब आप ही बताइए इसका आंसर, तो क्या ही बताऊं मैं, बताओ। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा शहर, बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा फटाफट। अरे क्या बात है, बहुत सारे विद्यार्थी छा गए। हम्म?
राजस्थान का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला, एक तो क्वेश्चन बनता है ये, और एक बनता है सबसे बड़ा शहर। जिले की बात नहीं हो रही, यहां पर शहर पूछा गया। जिला पूछा जाएगा तो नो डाउट आप सब जानते हैं जैसलमेर है, और सबसे बड़ा शहर जो है वो है आपके, याद रखिएगा, जयपुर। जैसलमेर जिसे आप हवेलियों का नगर भी कहते हैं, जिसे आप गलियों का शहर कहते हैं, जिसे आप पंखों की नगरी कहते हैं, जिसका प्राचीन नाम जो है वो मांड है, इसे वल देश के नाम से भी जानते हैं। यह है हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा जिला। सबसे बड़ा शहर याद रखिएगा जयपुर। जयपुर जिसे आप कहते हैं गुलाबी नगरी, जिसे कहा गया है रंगश्री द्वीप, जिसे कहा गया है पूर्व का पेरिस, जिसे कहा गया है आइसलैंड ऑफ गैलोरी। ध्यान रखेंगे। तो यहां पर पूछा गया है, याद रखिएगा, राजस्थान का सबसे बड़ा शहर। तो राजस्थान का सबसे बड़ा शहर तो जयपुर है, राजधानी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, और ऐसे कथनों पर आपको ध्यानपूर्वक विचार करना है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी, तो आपको इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आए तो आपको बिल्कुल शांति के साथ जो है वो ध्यान देना है, यानी कि विचार करना है। करेंगे? करें क्या? लीजिए, सबसे पहले कि अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। यहां पर क्या कह रहा है, देखिए ये राजस्थान है, और इस राजस्थान के अंदर आप सब जानते हैं यहां पर क्या है, अरावली। यदि ये अरावली यहां नहीं होती तो ये मरुस्थल कब का इधर पूर्वी की ओर आ जाता। आप पढ़ते भी हैं कि मरुस्थल का जो विस्तार है वो पश्चिम से पूर्वी की ओर हो रहा है, लेकिन पूर्ववर्ती में कौन आ गए, अरावली। इसका मतलब कथन ए तो सही है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, एक नंबर तो सही है। दूसरा, राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से होता है। आप कहेंगे सर सभी नदियां अरावली से थोड़ी निकलती है। हाँ, ज्यादातर नदियां अरावली से निकलती है, सभी नदियां नहीं निकलती, क्योंकि राजस्थान में ज्यादातर नदियां आप देखेंगे बाहर से आ रही है, सभी नहीं निकलेगी, ये गलत है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? होता है ना, अरब सागरीय शाखा का जब मानसून आता है तो वो अरावली के बिल्कुल समांतर होता है, ठीक है, यानी कि ये भी गलत है। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, अरावली धात्विक खनिजों में बिल्कुल संपन्न है। खनिजों में संपन्न नहीं है, लेकिन उनमें धात्विक खनिजों में संपन्न है, क्योंकि खनिज आप दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक धात्विक और एक अधात्विक, लेकिन अरावली आप पढ़ते हैं कि धात्विक खनिजों में क्या है, संपन्न है। ये सही है। तो इसका जो राइट आंसर है 1 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। और इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आप एग्जाम के अंदर विशेष तौर पर ध्यान दें, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल, लीजिए अगला। अगला है, जल उपलब्धता के आधार पर कौन सी नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है। 2 नंबर पूछे हुए, आपको पूछा भी है तो क्या पूछा है, 2 नंबर, 1 नंबर नहीं पूछा है, 2 नंबर पूछा है। बताओ, जल उपलब्धता के आधार पर कौन सी नदी बेसिन राजस्थान में दूसरे। आप कहेंगे सर पहले स्थान पर कौन सी। देखिए, जल उपलब्धता की हम बात करें, जल उपलब्धता के आधार पर, तो हमारे राजस्थान में सर्वाधिक जल उपलब्धता वाला बेसिन तो कौन सा है। आप कहेंगे सर चंबल बेसिन। कौन सा है, चंबल बेसिन।
उसके बाद में फिर कौन सा है, तो आप कहेंगे सर बनास बेसिन। राजस्थान में सर्वाधिक जल उपलब्धता वाला जो बेसिन है वो है आपके 2 नंबर वाला कौन सा है, बनास बेसिन। यदि पहला वाला पूछा जाए तो याद रखिएगा चंबल बेसिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर मेजा बांध, ये तो राजस्थान जीके का प्रसिद्ध क्वेश्चन आ गया है, मेजा बांध बताइए भाई। 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये कहां पर है और एक ये कौन सी नदी पर बना हुआ है। मेजा बांध आपके एग्जाम में आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी ना किसी शिफ्ट में याद रखेंगे आप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। बताइए, बिल्कुल शाबाश। मेजा बांध कहां पर है, आप कहेंगे सर भीलवाड़ा। लीजिए, कहां पर है, आप कहेंगे सर कोठारी नदी। तो ये दोनों दोनों जो क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, या तो कहां पर पूछा जाएगा या फिर कौन सी नदी पर। ऐसे कौन सा सुमेलित नहीं है, यहां पर जो बात हो रही है वो कोपेन की है, याद रखेंगे। कोपेन के अनुसार जो जलवायु वर्गीकरण दिया गया है, कोपेन के अनुसार जो जलवायु वर्गीकरण दिया गया है वो दिया गया है टोटली कितने प्रकार से, तो आप कहेंगे सर जलवायु वर्गीकरण किया गया है 4 प्रकार से। अच्छा, इनका जो आधार था वो याद रखिएगा वनस्पति है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है, वनस्पति है। 4 प्रकार से किया गया था। कौन कौन से 4 प्रकार हैं, तो आप कहेंगे BWHW, BSHW, CWG और AW। यहां पर यह कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। अक्सर आप कहते हैं कि सर लोकेशन से काम हो जाता है, और हो भी जाता है, बिल्कुल सही है। तो देखो, BWHW गंगानगर है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल सर। CWG अलवर है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल सर। AW कोटा है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो आप देख पा रहे हैं BSHW यहां पर क्या दे रखा है, जयपुर, जबकि जयपुर किस में आता है, आप कहेंगे सर CWG में। बस। अगला, शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा की मात्रा किससे कम होती है, यानी कि जो वार्षिक वर्षा है वो किससे कम होती है। यहां बात हो रही है आपके सामने किसकी, तो आप कहेंगे सर शुष्क व अर्ध शुष्क। देखिए, आप अक्सर पढ़ते ही हैं भाई, यहां से लेकर यहां तक ये भाग शुष्क है, उसके बाद में फिर ये अर्ध शुष्क वाला आ जाता है, उसके बाद में फिर ये अरावली का भाग आ जाता है, शुष्क अर्ध शुष्क। अरावली का भाग क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे सर उपाद्र। फिर ये भाग जो है ये क्या बन जाता है, आर्द्र। फिर ये क्या बन जाता है, अति आर्द्र। यहां पर शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों की पूछ रहा है, याद रखिएगा 1000 में से कम। ऑप्शन नंबर क्या है, याद रखिएगा सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, सी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर। अगला, राजस्थान में जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार सा क्वेश्चन। मृदा मिट्टियों से जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि राजस्थान में जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप कहेंगे सर ये मृदा राजस्थान के उत्तर और पूर्वी जिलों में है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। जलोढ़ मृदा की यदि बात हम कर रहे हैं तो उत्तर यानी कि गंगानगर, हनुमानगढ़, और पूर्वी के अंदर आपके अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, जयपुर, दौसा, ये पूरा एरिया। यहाँ पर जो है किस प्रकार की मिट्टी है, जलोढ़ मृदा, कोई दिक्कत है नहीं। इसका रंग हल्का भूरा लाल है और इसका गठन जो है वो बलुई दोमट से है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ये भी बात सही है, ये एक उपजाऊ मृदा है। बिल्कुल, पूछा जाए राज्य में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, तो आप कहेंगे सर राज्य में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है जलोढ़। लेकिन आपको पूछा जाए
राज्य में सर्वाधिक विस्तृत मृदा कौन सी है? राज्य में सर्वाधिक विस्तृत मृदा यानी कि सर्वाधिक भाग पर पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? याद रखिएगा, रेतीली या फिर बलुई। तो राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा तो है जलोढ़, लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत भाग पर जो मृदा है, सर्वाधिक पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो है रेतीली। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है। इस मृदा में नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा होती है। आप कहेंगे नहीं सर, N2 की तो क्या होती है, कमी होती है, याद रखिएगा। तो डी जो है वो क्या है आपके सामने, ये सही नहीं है, डी जो है वो गलत है भाई। ठीक है, अगला, लाल लोमी मृदा पाई जाती है। लाल लोमी मृदा कह सकते हैं आप इसे आप लाल चिकनी मृदा कह सकते हैं, इसे आप रेड लोम कह सकते हैं। कई बार एग्जामिनर इसको इस नाम से देखकर भी पूछ लेता है। लेटेराइट मृदा जो है ये कहां पाई जाती है? अलवर, भरतपुर, दौसा। आप कहेंगे सर ये तो पूर्वी में है और यहां पर जलोढ़ मृदा है। कोटा 12 आप कहेंगे सर काली है। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर रेतीली है। बच्चा ऑप्शन एक ही है, डूंगरपुर, उदयपुर। बस याद रखिएगा। और ये जो मिट्टी है ये किस प्रकार की फसल के लिए उपयोगी होती है? तो आप कहेंगे सर मक्का के लिए। मक्का की दो किस्में आप जरूर याद रखिएगा, माही कंचन और माही धवल। माही कंचन और माही धवल याद रखिएगा किसकी है? तो आप कहेंगे सर मक्का की। ठीक है जी, आगे अगला है, राजस्थान के कितने प्रतिशत भू क्षेत्र पर वनों का विस्तार है? राजस्थान में कितने प्रतिशत भू क्षेत्र पर वनों का विस्तार है? बताइए। तो आप कहेंगे सर राजस्थान के अंदर यदि हम वन रिपोर्ट की बात करें, 2023 की यदि हम बात करें, तो राजस्थान का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उस पर याद रखिएगा 9.60% क्या है? वन है, याद रखिएगा। जिनमें से 4.84% क्या है? वनावरण है। जिसके अलावा 3.16% जो है वो क्या है? वृक्षावरण है। जबकि 1.60% क्या है? कुल झाड़ी वन है। ये कुल झाड़ी है, ये कुल वनावरण है, ये कुल वृक्षावरण है, और ये सारा मिलाकर 9.60 है। कुल झाड़ी वन याद रखिएगा 1.60% है। जिसमें पूछा जाता है राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक झाड़ी है? याद रखिएगा सर्वाधिक झाड़ी जिस जिले में है वो है पाली, और न्यूनतम झाड़ी जिस जिले में है वह है हनुमानगढ़, मिनिमम। ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर लगभग ऑप्शन आप देखेंगे तो बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप। क्लियर है? अगला, मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? मरु विकास जो बोर्ड है इसकी जो स्थापना है वो आपके कब हुई थी? मरु विकास बोर्ड एक आपके बहुत बार क्वेश्चन आया है एग्जाम के अंदर, कई बार क्वेश्चन आ रखा है। मरु विकास जो कार्यक्रम है, कौन सा? मरु विकास कार्यक्रम। मरु विकास कार्यक्रम बताइए। कई बार क्वेश्चन आया है मरु विकास कार्यक्रम कब का है? तो एक तो बात यहां पर ये जरूर याद रखेंगे, मरु विकास कार्यक्रम जो है वो है आपके 1977 टू 78। एक बार नहीं, कई बार ये क्वेश्चन आपके सामने आया है मरु विकास कार्यक्रम। ठीक है, मरु विकास कार्यक्रम। ये तो मरु विकास कार्यक्रम है ना, 1977 से 78। बिल्कुल सही है। मरु विकास बोर्ड यदि पूछा जा रहा है तो 1966 याद रखिएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर यहां पर डी होगा, ये 77 to 78 होगा। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सी एजेंसी राजस्थान राज्य हाईवे विकास परियोजना सेकंड में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? यानी कि ऐसी कौन सी एजेंसी है जो राजस्थान राज्य हाईवे विकास परियोजना सेकंड में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? कौन सी एजेंसी जो है वो इसके अंदर आपके सहायता प्रदान है? याद रखिएगा क्या नाम है, राजस्थान राज्य हाईवे विकास परियोजना सेकंड की एजेंसी कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा वह है विश्व बैंक। कौन सी है, याद रखिएगा विश्व बैंक। विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर है ए, याद रखिए। जैसे आपको पूछा जाता है ना, पुष्कर की सफाई जो है वो किसके सहयोग से है? पुष्कर की सफाई किसके सहयोग से है? रावत भाटा की स्थापना किसके सहयोग से है? रावत भाटा में। जैसे आपसे पूछा जाता है हमारे राजस्थान में केंद्रीय कृषि फोरम है, आपको पता हो तो, एक सूरतगढ़ और एक जेतसर, जिसमें एक और याद रखिएगा वो जेतसर वाला जो है ना, वो पुष्कर की सफाई, रावत भाटा, ये सब किसके सहयोग से है? कन्नाडा के सहयोग से। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, कन्नाडा के सहयोग से, आप याद रखेंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 2011 में अनुमानित थी। यानी कि स्वास्थ्य एवं परिवार जो कल्याण मंत्रालय है उसके अनुसार, भारत सरकार के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या, आप सब पढ़ते ही हैं कि राजस्थान की जो जनसंख्या है 2011 कितनी है? तो आप कहेंगे सर 685 48 43 7। अब मेरे हिसाब से यहां कोई दिक्कत है नहीं, आप सब जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इनमें से भी याद रखिएगा, अभी शायद आया भी था कोई क्वेश्चन, ग्रामीण कितने प्रतिशत है और शहरी कितने प्रतिशत है? ग्रामीण याद रखिएगा 75.1, ये 24.9, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व के आधार पर द्वितीय स्थान वाला जिला कौन सा है? 2 नंबर पूछा जा रहा है एक बार फिर, कौन सा? 2 नंबर। देखिए, राजस्थान में जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है, तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है कितना? सबसे पहले तो कि 2011 के अनुसार राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? तो आप कहेंगे सर 200। अच्छा, इसमें भी आए सर्वाधिक और न्यूनतम, तो आप कहेंगे सर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जिस जिले का है वो है जयपुर 595। अच्छा, न्यूनतम जो है वो किसका है? जैसलमेर का। कितना है? तो आप कहेंगे सर 17। और वैसे भी आपको पता है कि जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर, 3 ऐसे जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है। लेकिन आप ये भी पढ़ते हैं कि हमारे राजस्थान में 2 ही ऐसे जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व जो है वो 500 से पार है। वो केवल 2 ही हैं, 500 से पार वाले केवल 2 ही हैं। एक तो जयपुर है और दूसरा कौन सा है? भरतपुर है, 503। और आपको यही तो पूछा गया कि 2 नंबर वाला कौन सा है? ऑप्शन नंबर क्या है? ए इज अ करेक्ट आंसर। तो पूछने के तरीके होते हैं, ऐसे ना होकर वैसे पूछ लेता है। अगला, सबसे अधिक और सबसे कम महिला साक्षरता प्रतिशत जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किन जिलों में युग्म है? ये आप ही बताइए, क्योंकि हमने ये चर्चा कर रखी है। हाँ, महिला साक्षरता कितनी है ये आप जरूर याद रखेंगे कि राजस्थान की महिला साक्षरता कितनी है। यहां पूछा जा रहा है सबसे अधिक और सबसे कम। सबसे अधिक आप कहेंगे सर महिला साक्षरता कोटा, और सबसे कम जालोर। पुरुषों की यदि बात हो तो पुरुषों की साक्षरता है 79.2। देखो, पुरुषों की कितनी है? 79.2। अच्छा, पुरुषों में सर्वाधिक यदि हो तो याद रखिएगा झुंझुनू, और न्यूनतम हो तो प्रतापगढ़। जैसे महिलाओं में सर्वाधिक है आपके कोटा, न्यूनतम है जालोर। अब शायद फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम था या अन्य कोई, उसमें यह पूछ लिया गया कि राजस्थान के अंदर महिला और पुरुषों की जो साक्षरता है उनमें अंतर कितना है, इन दोनों में अंतर कितना है, यह पूछ लिया। बताओ फटाफट, अंतर बताओ कितना है? कितना हो जाएगा अंतर, बताइए। हाँ, निकाल के बता दो फटाफट कि ये अंतर हो जाएगा। करनी है कोशिश अंतर बताने की।
अगला, निम्न में से किस जिले को लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? बताइए। अभी एक जैसे चर्चा में जो था वो मैंने आपको बता ही दिया था, सिग्नल फ्री सिटी है ये, सिंगल फ्री सिटी नहीं है, सिग्नल फ्री सिटी। घाटियों की भूमि, सफेद शहर, ब्लू सिटी, पहाड़ों की नगरी। ये सारे आंसर आपको ही देने हैं। सौ द्वीपों का शहर, बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, ऐसा भी पूछ सकता है ना, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। राजस्थान का अन्नागार, बताइएगा। राजस्थान की वस्त्र नगरी, लेकिन पूछने में वस्त्र नगरी पूछ सकता है, परिधानों का शहर पूछा गया था, परिधानों का शहर। पूछने में गारमेंट ऑफ सिटी पूछ लिया, गारमेंट ऑफ सिटी। पूछने में मैनचेस्टर पूछ लेगा, राजस्थान का मैनचेस्टर कौन सा है? मैनचेस्टर। सारे के सारे, अरे बहुत ही शानदार, क्या बात है, बहुत ही शानदार। सब आते हैं ना, बहुत ही शानदार। लेकिन यहां पर ये जो पूछा गया है ना, भाई जैसे कोई विद्यार्थी न्यू है उसको नहीं है तो देखिए, सिग्नल फ्री सिटी कोटा है, घाटियों की भूमि 12 है, सफेद शहर उदयपुर है, ब्लू सिटी आपके जोधपुर है, जोधपुर, पहाड़ों की नगरी आपके डूंगरपुर है, सौ द्वीपों का शहर आपके बांसवाड़ा है, बावड़ियों का शहर सिटी ऑफ स्टेप वेल्स बूंदी है, राजस्थान का अन्नागार गंगानगर है, राजस्थान की वस्त्र नगरी परिधानों का शहर गारमेंट ऑफ सिटी या मैनचेस्टर, याद रखिएगा भीलवाड़ा है। नवीन मैनचेस्टर कौन सा है? राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर, तो याद रखिएगा भिवाड़ी। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कौन सा है? याद रखेंगे आप भिवाड़ी। ठीक है। राजस्थान में ऊन का घर किसे कहते हैं, यह बताइए आप। ऊन का घर, यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने, ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। ठीक है। बिल्कुल सही है, ऊन का घर बीकानेर। अगला, विश्व मानचित्र में राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार है, ये तो याद ही कर लीजिए आप। ठीक है, याद ही कर लीजिए, आपके पेपर में छप चुका है ये क्वेश्चन। अक्षांश और देशांतर, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये तो है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। उनसत्तर डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। राजस्थान का अक्षांशीय अंतर कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट। देशांतरीय अंतर कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट। 4 बिंदु हैं और चारों याद कर लीजिए आप, एग्जाम में आना है आपके। यहां कौन सा होगा? चलिए शाबाश, हो गया क्या सभी के? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देशांतरीय विस्तार भी जरूर याद रखें आप। ठीक है। अगला, राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थल से सर्वथा भिन्न है। यहां मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या उदाहरण सटीक है?
ये सूखे के कारण प्रारंभ होती है। यहां पर देखिए क्या है, मरुस्थलीकरण की बात है कि मरुस्थलीकरण क्यों हो रहा है, सूखे के कारण प्रारंभ होती है ये हृदय स्थल से प्रारंभ एवं प्रसारित होती है। हृदय स्थल यानी कि अजमेर की बात हो रही है। ये शुष्क क्षेत्रों से प्रारंभ एवं प्रसारित होती है। ये अतिचारण, अतिहलन, निर्वनीकरण, मृदा और जल के अनुचित प्रबंधन के कारण प्रारंभ और प्रसारित होती है। मरुस्थलीकरण का मतलब होता है मरुस्थल का प्रसार। मरुस्थल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की वजह क्या है? वजह आप कहते हैं सर अतिचारण है, वजह निर्वनीकरण है, वजह अतिहलन है। अतिचारण का मतलब पशुचारण। जैसे निर्वनीकरण, वनों को समाप्त किया जा रहा है तो मरुस्थलीकरण बढ़ेगा। मृदा और जल के अनुचित प्रबंधन नहीं है, तो यहां पर जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखेंगे आप। ठीक है, डी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है, गतिशील रेत के टिल्ले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, बताइए। गतिशील रेत के टिल्ले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, बहुत ही शानदार, धरियन। पूछा जाए धरियन कहां पर, याद रखिएगा जैसलमेर। ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटियां उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही है। अवरोही क्रम का मतलब समझ गए आप कि हाँ सर समझ गए। क्या समझे कि बड़े से छोटे की ओर जाना है, घटता हुआ क्रम बताना है। कितनी चोटियों के नाम दे रखे हैं यहाँ पर, चार। कौन कौन सी, देखिए एक तो दे रखी है अचलगढ़। अचलगढ़ आपके सामने, आप सब जानते हैं 1380। फिर है झरगा, आप सब जानते हैं 1431। फिर है देलवाड़ा 1442। शेर 1597। अब आपको इनको अवरोही क्रम में जमाना है, आप जमा दीजिए। आप कहेंगे सर शेर, देलवाड़ा, जरगा और अचलगढ़ हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। छप्पन का मैदान भाग है, छप्पन का मैदान जो भाग है वो किसका है। छप्पन का मैदान, देखिए छप्पन का मैदान का विस्तार की यदि हम बात करेंगे तो बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है और याद रखिएगा उदयपुर है। ये विस्तृत भाग है इसका। और आप सब जानते हैं कि ये जो जिले दे रखे हैं ये ना तो लूनी बेसिन में आते हैं, ना चंबल में आते हैं, और ये सभी के सभी जिले जिसमें आते हैं वो किस में आते हैं, माही बेसिन में। ठीक है, याद रखेंगे। हाँ, पूछा जाए छप्पन की पहाड़ियां कहां पर है, छप्पन की पहाड़ियां, तो याद रखिएगा बालोतरा से शिवाना तक पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है। छप्पनिया अकाल कब पड़ा था, राजस्थान में छप्पनिया अकाल पड़ा राजस्थान में छप्पनिया अकाल का पड़ा था, बताइए। ये तो बता ही देंगे ना आप। 1956 विक्रम संवत, ईस्वी की बात हो तो 1899। अगला, भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है, यानी कि पूरे भारत के अंदर जो सतह पर जल है उसका कितना प्रतिशत भाग जो है वो आपके राजस्थान में है। आप कहेंगे सर 1.16% है ओनली। ऑप्शन नंबर क्या है, सी, याद रखेंगे आप। ठीक है, अगला, हथमती, मेशवा,
वाकल, वेत्रक, याजम निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं? हतमती, यानी कि आप सुनते हैं, देखो, मानसी, वाकल, हतमती, सेई, वात्रक या वेत्रई, मेशवा, याजम, ये सारी की सारी जिसकी सहायक नदियां हैं वो नदी है कौन सी? याद रखिएगा, साबरमती। साबरमती नदी की ये सहायक नदियां हैं। ठीक है, अगला, शामपुरा वे भाट नहर निकलती है। शामपुरा वे भाट नहर जो है ये कहां से निकलती है? राजसमंद झील से है क्या? पिछोला झील से है क्या? फतेह सागर झील से है क्या? या फिर जयसमंद झील से है? बताइए। श्यामपुरा नहर और भाट नहर, आप कहेंगे सर ये जिससे निकाली गई है श्यामपुरा नहर और भाट नहर वो है जयसमंद झील। जयसमंद झील याद रखिएगा सर्वाधिक टापुओं वाली झील है, सर्वाधिक टापुओं वाली झील। इसीलिए एक क्वेश्चन भी होता है, राजस्थान में 100 टापुओं वाला शहर किसे कहते हैं? 100 टापुओं वाला शहर। तो जयसमंद झील में सर्वाधिक टापू हैं, याद रखेंगे। जिसमें से अक्सर क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा टापू और सबसे छोटा टापू। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा जो टापू है वो तो है बाबा का भांगड़ा, बाबा का भांगड़ा। सबसे छोटा टापू जो है वो है, याद रखेंगे, प्यारी। सबसे छोटा प्यारी, सबसे बड़ा बाबा का भांगड़ा। जयसमंद झील जो है वो वर्तमान के अंदर जिस जिले में है वो है सलूम्बर, लेकिन आप अभी उदयपुर भी याद रखिएगा एग्जाम के लिए। इसी जयसमंद झील के पूर्वी भाग में, कौन से भाग में, ये दिशा जरूर याद रखिएगा, पूर्वी भाग में एक पठार है जिसका नाम है लसाड़िया पठार। जिसका नाम क्या है? लसाड़िया पठार। ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो यहां पर जो पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला, चंबल नदी पर निर्मित बांधों को नदी प्रवाह की दिशा से सही क्रम में बताइए। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, मजा आ गया, स्टार लगे आप तो। बहुत शानदार सा क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शनों में वही 4 बांध हैं जो आप सब जानते हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसमें वो नहीं, चारों ही दे रखे हैं, चारों ऑप्शनों में चारों वही बांध है। बट क्वेश्चन ये है कि नदी प्रवाह की दिशा, जिस प्रकार से नदी बह रही है ना उसके अकॉर्डिंग बताना है। आप कहेंगे सर ये राजस्थान, इस राजस्थान के जिस भाग में ये नदी बह रही है वो ये रहा चंबल। चंबल आप सब जानते हैं यहां से निकलती है, मतलब जाना पाव पहाड़ी यहीं से निकलती है और इसी क्रम से बहती है, ऐसे ये ऐसे बह रही है ना। तो इस क्रम के आधार पर आपको बताने हैं बांधों का सही क्रम। सबसे पहला जो बांध है भाई, नदी के प्रवाह क्षेत्र के आधार पर बात कर रहा हूं मैं, वो है गांधी सागर बांध, जो कि एमपी मंदसौर में है, राजस्थान में नहीं है। फिर उसके बाद में यहां पर आ जाता है रावत भाटा में, कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध। उसके बाद में फिर अगला आ जाता है यहां पर, वो है आपके जवार सागर बांध। उसके बाद में फिर आ जाता है कोटा बैराज। तो ये पूछा जा रहा है कि नदी जिस हिसाब से बह रही है उस हिसाब से तो यही बांध है, पहले गांधी सागर है, फिर राणा प्रताप सागर है, फिर जवार सागर और फिर कोटा बैराज। ये लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सभी के बहुत ही शानदार, सी। अगला, राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ है? बताओ, राजस्थान की कौन सी पट्टी, कुब्बड़ पट्टी जो है वो कहाँ है, बताइए। बिल्कुल सभी के शानदार। कुब्बड़ पट्टी क्या होती है? आप कहेंगे सर पानी में
फ्लोराइड का जमाव, सबसे पहले तो ये पानी में फ्लोराइड का जो जमाव होता है उसे आप क्या कहते हैं, कुबड़ पट्टी। यानी पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा होती है ना, तो एक तो दांत पिल्ले हो जाते हैं और शरीर की हड्डियां टेढ़ी हो जाती है, आदमी थोड़ा सा झुक सा जाता है, बांको हो जाओ, इसीलिए इसे बोलते हैं बांका पट्टी। याद रखेंगे ये जो कुबड़ पट्टी या फ्लोराइड का जमाव है, ये है आपके, याद रखिएगा, जाइल से पुष्कर। कहां तक है, जाइल से पुष्कर। जाइल नागौर में है और पुष्कर अजमेर में। नागौर अजमेर, ऑप्शन नंबर क्या है, डी। ठीक है। उपयोगी होती है, कौन सी ऐसी वनस्पति है जो कि आपके प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी होती है? ब्राह्मी, अर्जुन, गंवार बाटा या अश्वगंधा? आप कहेंगे सर अश्वगंधा। ऑप्शन नंबर क्या है, डी इज ए करेक्ट आंसर। उमेदगंज संरक्षित क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये तो आप जरूर याद करके जाइएगा। राजस्थान में ये जो कंजर्वेशन रिजर्व है ना, आज यदि हम चर्चा कर रहे हैं तो राजस्थान में कुल कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं, 37। और ये बात आर्थिक सर्वे 2024-25 में लिखी हुई है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है। हाँ, हो सकता है आप में से किसी ने करंट में और पढ़ लिया है कि 2 प्रस्तावित हैं। हाँ है, बल्कि जबकि अभी तक कितने हैं, 37। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है। उमेदगंज संरक्षित क्षेत्र किस जिले में? उदयपुर में है, राजसमंद में है, आपके चित्तौड़ में है कि कोटा में है? आप कहेंगे सर कोटा जिले में है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर क्या है, डी इज ए करेक्ट आंसर। हाँ, ये आर्थिक सर्वे के अकॉर्डिंग है भाई, आर्थिक सर्वे ने यही कहा है 2024-25। ठीक है।